किया था, अदरवाइज फ्रिक्शन का हमने डिस्कशन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था, तो वहां तक अब आपका पूरा आएगा। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। कोशिश करेंगे इसको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की, बट अगर मान लीजिए कोई टॉपिक रहता है तो हम 3rd लेक्चर भी ले लेंगे। अब सिलेबस में देखिए, जो आपका जेई का सिलेबस है उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या क्या टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग अ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके अजम्पशंस क्या क्या है, प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, रूट मीन स्पीड ऑफ अ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, मीन फ्री पाथ, एवोगैड्रो नंबर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है प्रेशर वाला रह गया। और जितने भी आपके स्पीड्स हैं, जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, रूट मीन स्पीड है, एवरेज स्पीड है, इन सभी के फॉर्मूलाज वगैरह हम डिस्कस करेंगे। और प्रेशर के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और जो एडवांस लेवल का रहता है ना, जो जेई एडवांस होता है, वहां पर भी क्वेश्चन प्रेशर से आया है पहले। मीन फ्री पाथ भी हम डिस्कस करेंगे 2nd लेक्चर में। सो आज हमारा मोटिव रहेगा यहाँ तक, रूट मीन स्पीड ऑफ गैस तक हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे। तो जो आज के टॉपिक्स है बेटा, सबसे पहले केटीजी शुरू करने से पहले आपको सारे लॉज पता होने चाहिए। आपने केमिस्ट्री में वैसे पढ़ा है, बट मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराऊंगी। आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, रियल गैस उसकी इक्वेशन क्या है, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी, प्रेशर ऑफ अ गैस एंड रूट मीन स्पीड ऑफ अ गैस। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस स्टार्ट करने से पहले ये समझे कि स्टोरी क्या है पीछे, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो 1803 के अंदर डाल्टन जी ने एक डाल्टन थ्योरी भी दी थी, जिसमें बताया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। यही था, मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, ठीक है। फिर इसके कुछ साल बाद, लगभग 70 साल के बाद, हमारे पास एक थ्योरी जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आती है। वो हमें क्या बताती है, जिस काइनेटिक थ्योरी, वैसे काइनेटिक थ्योरी है, ऑफ गैसेस क्यों बोलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हमें केटीजी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ये बोलते हैं कि एटम जो है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में है, रेस्ट पे नहीं होता, कॉन्स्टेंटली इन मोशन। क्या कोई भी स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, तो आप सोच सकते हैं कि सॉलिड में टाइटली बाउंड होता है, लिक्विड में और फ्री हो जाता है, ठीक है। गैसेस में और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं। सो गैसेस के अंदर मोशन जो है काफी फ्रीडम है मॉलिक्यूल्स को मूव करने की, तो इसलिए हम इसको ज्यादातर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोल देते हैं। अदरवाइज एटम्स चाहे आपके पास सॉलिड में है, लिक्विड में, किसी में भी है, वो अपनी पोजीशंस पे वाइब्रेट करते हैं जब आप स्टेट सॉलिड ले रहे हैं। लिक्विड में थोड़ा और मूव कर सकते हैं, और गैसेस में जितना स्पेस है उसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ना एक अजम्पशन पे चलती है। वो ये कहती है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? रियल लाइफ में जो हमारी गैसेस हैं वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो काफी अजम्पशंस हैं जिनके ऊपर केटीजी चलता है, और जितने भी गैस लॉज आए हैं वो इससे पहले आए हैं। तो गैस लॉज को भी जो है, गैस लॉज के ऊपर जब ये थ्योरी खरी उतरती है तभी एक्सेप्ट हुई थी। तो आइडियल गैसेस के लिए हम पढ़ते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट में रियल गैसेस के जो भी आंसर्स हैं, जो भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। कब एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, क्या कंडीशंस हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आप सोचिए जरा, ये जो रूम है इसके अंदर मान लीजिए कोई नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है सपोज, ठीक है। सो वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। माइक्रो फिजिक्स का ये पार्ट है, माइक्रो फिजिक्स, माइक्रो लेवल पे चले जाओ, सोचो कि आपकी आंखें जो है माइक्रोस्कोप है, आप बहुत नीचे स्केल पे जाके उन चीजों को देख रहे हैं। सो वहां पर आप गैसेस की एक बात बताइए, क्या आप एक एक मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे? हम यहाँ पर जो स्टडी करते हैं, हम लोग एवरेज प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, नॉट ऑफ मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं होती, एवरेज होती है, पूरी गैस की स्टडी होती है। सो जितने भी प्रॉपर्टीज है वो एवरेज आपके निकलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास मीन फ्री पाथ है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मीन फ्री पाथ क्या होता है? सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, इसने इसको जाके कोलाइड किया, ठीक है। फिर ये मॉलिक्यूल सपोज सेकंड को कोलाइड करता है। सो ये सक्सेसिव कोलिजन जो हुआ, पहला कोलिजन यहाँ हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ हुआ, तो इस सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है, इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। मीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक मॉलिक्यूल सिर्फ दो से नहीं टकरा रहा, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे रूम के अंदर जिससे टकरा रहा है। सो हर बार जो टकराने तक का डिस्टेंस है वो अलग अलग होगा। मान लो यहाँ पर λ1 है, फिर इसके बाद सपोज ये यहाँ पर टकरा रहा है, ये λ2 हो गया, फिर कहीं और मॉलिक्यूल पर टकरा रहा है, ये λ3 हो गया।
सो हम लोग एक मीन फ्री पाथ निकालते हैं, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, जितने भी आपके पास कोलिजन हुए उसके हिसाब से λn डिवाइडेड बाय में n, ठीक है। तो एक एवरेज वैल्यू निकलेगी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसकी एक एवरेज वैल्यू। सिमिलरली एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते हो कि टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो अलग अलग आपके पास इसमें स्पीड रहती है, अलग अलग डायरेक्शंस में रहती है, तो हम जो भी प्रॉपर्टीज के साथ डील करेंगे वो एवरेज वैल्यूज निकालेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट्स बेटा? आ जाओ। अब हम गैस लॉज फटाफट से रिवाइज करते हैं। बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है बॉयल्स लॉ? यस मैम। सो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, सपोज हमने क्या एक आइडियल गैस ली गिवन मास की, जो भी एक गिवन मास हमें पता है मास ये है और ये आइडियल गैस है। अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, इफ वी कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, देन वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाय में p। आप इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, pv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए p1 v1 इज दिस कांस्टेंट k एंड देन p2 v2 इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट k। तो आप कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2, ठीक है। ये आपके पास न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है। अब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक कर्व बनाया गया, इफ यू आर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट तो कर्व कुछ ऐसे आता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप है, सो कुछ ऐसे कर्व आएगा। अब हमने क्या किया, हमने एक टेम्परेचर लिया T1, T1 टेम्परेचर पे हमने आइडियल गैस बिहेवियर देखा, ये सॉलिड येलो लाइन है, ये आइडियल गैस के लिए है। फिर हमने क्या लिया, एक रियल गैस लिया, रियल गैस में प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर हमने प्लॉट जब किया तो एक डॉटेड लाइन निकल के आती है, ठीक है। एक दूसरा टेम्परेचर लिया गया T2 जो कि T1 से कम है, T1 इज लेस देन T2, तो आपके पास ये सॉलिड लाइन तो है आइडियल गैस के लिए और डॉटेड लाइन है आपके पास रियल गैस के लिए। सो यहां से हमें कुछ बातें समझ में आती हैं कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रख रहे हैं, जैसे कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो डेविएशन ऑफ रियल गैस इज लेस। जो ये आपके पास ये डॉटेड लाइन जो आई है ये क्या है, रियल गैस, तो इसका डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर लेस है। डेविएशन ऑफ रियल गैस इज लेस देन आइडियल गैस इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस। सो यहां से अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर लो किया, लो टेम्परेचर में आप देख सकते हो डेविएशन काफी अच्छा है, तो जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर है रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, गुड एग्रीमेंट बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस एट हाई टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर आप हाई कर रहे हैं एग्रीमेंट अच्छा है। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि प्रेशर जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, प्रेशर जितना आप नीचे कम लेके आ रहे हैं तो ये डॉटेड लाइंस इसके साथ मर्ज होने की कोशिश कर रही हैं, राइट, ठीक है। तो लो प्रेशर के ऊपर भी रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। तो दो कंडीशंस हैं व्हेन रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर। क्लियर है यहां तक सबको? क्लियर है बेटा? यस और नो तो बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सिमिलरली अब आपके पास एक चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि एक गिवन मास लिया आपने आइडियल गैस का, आपने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कौन सा होता है, आइसोबारिक प्रोसेस। वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर आता है। व्हेन यू कीप कांस्टेंट प्रेशर देन वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ से आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा v इज इक्वल टू के टी, यानी v बाई टी इज सम कांस्टेंट k। आप उसको कैसे लिख सकते हैं, v1 बाई t1 इक्वल्स टू v2 बाई t2, ठीक है। अब आप जब प्लॉट करेंगे v और t के बीच में, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आपने रियल गैस के लिए एक्सपेरिमेंट किया, रियल गैस में टेम्परेचर और वॉल्यूम में जब मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो ये डॉटेड लाइन निकल के आती है, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि टेम्परेचर जब आप हाई लेके जा रहे हो सो ये डॉटेड लाइन इज गेटिंग क्लोजर टुवर्ड्स आइडियल गैस बिहेवियर। सो गुड एग्रीमेंट बिटवीन आइडियल गैस कर्व एंड रियल गैस कर्व एट हाई टेम्परेचर, यहाँ से भी सेम मिलता है। थर्ड, आप देखिए इन दोनों लॉज को कंबाइन कर सकते हैं।
वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आया एट कांस्टेंट प्रेशर। व्हेन कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाय में पी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप हटाएंगे, सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट k t बाय p। तो सारे ये जो p t और v है सब एक तरफ कर लेंगे, pv बाय t इज सम कांस्टेंट, जिसको आप लिख सकते हैं p1 v1 बाय t1 इक्वल्स टू p2 v2 बाय t2। तो दो लॉज करे हैं, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। थर्ड आपके पास क्या है, वे-लुज़ैक लॉ और प्रेशर लॉ। ये क्या कहते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, देन प्रेशर जो है गैस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशनशिप देखेंगे, अगर कर्व प्लॉट करेंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम हमारे पास कंडीशंस रहेंगी, हाई टेम्परेचर पे हमारी जो गैस है वो रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, तीन गैसेस ले लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तीन डब्बों में मैंने तीन गैसेस ली हैं, तीनों गैसेस के लिए मैंने प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन सेम कर दी, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम मैंने तीनों के सेम ले लिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे तीनों गैसेस के वो सेम निकल कर आएंगे। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, तीन गैसेस लीजिए, प्रेशर टेम्परेचर तीनों में सेम रखिए, तो अगर आपने वॉल्यूम भी तीनों गैसेस का सेम लिया ना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तीनों गैसेस के सेम आएंगे, ठीक है। ये होता है एवोगैड्रो लॉ। तो यहां से आपको एक बात समझ में आती है कि जो वॉल्यूम है और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितना ज्यादा वॉल्यूम है उतना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नंबर ऑफ मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। सो अगर कैपिटल एन यानी गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल है तो स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा। और मोल्स को निकालने का एक तरीका क्या होता है, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये लॉ हो जाता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब आइडियल गैस में कुछ कंडीशंस होती हैं। आइडियल गैस कुछ अजम्पशन पे चलती है। पहला अजम्पशन वो क्या लेते हैं कि आइडियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। कितना छोटा मान रहे हैं कि डायमेंशन ही नहीं है, पॉइंट है, ठीक है, उसका कोई मास ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप सारे मॉलिक्यूल्स को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे तो उनका जो वॉल्यूम आएगा, और जो गैस अगर मान लीजिए इकट्ठा नहीं किया होता, पूरे रूम में गैस होती है, उसका आप वॉल्यूम निकाल दे तो वो गैस का जो वॉल्यूम आएगा बहुत ज्यादा है। तो आप जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आप उनको बहुत छोटा पॉइंट साइज मान रहे हैं, उनका कोई वॉल्यूम ही नहीं है। सेकंड क्या है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग्स द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। बट हम आपको पता है कि रियल गैसेस ये दोनों कंडीशंस पे खरी नहीं उतरेगी। रियल गैसेस में आप मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। सेकंड, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आइडियल गैस कुछ अजम्पशन पे चलती है और रियल गैस, प्रैक्टिकल गैस जो है हमारे पास, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऐसे कंडीशंस उस पर एप्लीकेबल नहीं होती। बट कुछ सर्टेन पैरामीटर्स, जैसे कि मान लीजिए हाई टेम्परेचर कर दिया, लो प्रेशर कर दिया, तो रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर लेती है। अब देखिए तीन लॉज पढ़े, V is inversely proportional to pressure, V is directly proportional to temperature, और थर्ड हमने क्या पढ़ा, V is directly proportional to number of moles। इन सबको कंबाइन करेंगे तो V is directly proportional to Tn by P। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आप हटाएंगे तो सम कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर ये कांस्टेंट की क्या वैल्यू आती है, रिडबर्ग कांस्टेंट, एक्सपेरिमेंटली फाउंड है। R की वैल्यू आएगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। सो ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन होगी, PV is equal to nRT। अब ये बहुत सारी आर्स की और प्रेशर्स की यूनिट मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, क्योंकि कई बार आप लोग न्यूमेरिकल करते हुए कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपको वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में दे रखा है, इस इक्वेशन में देखो वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में है, ठीक है। सो टेम्परेचर केल्विन में है, तो आपके आर की वैल्यू जो आपको पुट करनी हो कौन से, 8.314। बट सपोज अगर वॉल्यूम लीटर्स में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, सो आर की वैल्यू आप कौन सी पुट करेंगे, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, या टेम्परेचर केल्विन में है। कैलोरी में पुट करना हो तो
जूल और कैलोरी में आपको पता रिलेशनशिप, तो उसको यूज करके भी आप कर सकते हैं सॉल्व, अदरवाइज याद रखे डायरेक्ट 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये लाइन सबको याद होनी चाहिए। एक एटमॉस्फेयर में एक बार होता है, एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, और 10⁵ पास्कल को आप सीधा ये भी लिख सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 टॉर्क। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए सारे, जब आप फ्लूइड्स मैकेनिक पढ़ते हैं ना, उसके अंदर इन यूनिट्स की काफी यूज है। ठीक है, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है सबको? तो ज्यादातर जो यूज होती है वैल्यूज ये दोनों यूज होंगी, 8.314 जूल पर मोल केल्विन या 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। हो सकता है ये भी काफी जगह आपको कन्वर्जन करना पड़े लीटर को मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है तो बताइए, थम्स अप कीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, अब देखिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी निकल के आई ना इक्वेशन, मैंने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया तो एन की वैल्यू 1 कर दी, तो पीवी बाय आरटी 1 के बराबर बनेगा फॉर आइडियल गैस। तो पीवी बाय आरटी और प्रेशर के अंदर मैंने ग्राफ प्लॉट किया, तो पीवी बाय आरटी 1 ये आना चाहिए था, आइडियल गैस के लिए आएगा डॉटेड लाइन, चाहे आप कोई भी प्रेशर रख रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बनेगी 1। बट जब रियल गैस की बात करें, दो अलग टेम्परेचर ले लिए T1 एंड T2। T1 के लिए ये ग्रीन वाली लाइन है और T2 ये डॉटेड लाइन है। तो T1 बड़ा है T2 से, बड़ा टेम्परेचर अगर आप जब ले रहे हो तो डॉटेड लाइन जो है आइडियल गैस की जो लाइन है उसके पास आपकी रियल गैस की लाइन आ रही है। जब T2 ले रहे हो तो दूर है क्योंकि वो टेम्परेचर कम हो गया। सो पहली कंडीशन वही है, एट हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। अब दूसरी बात, अगर आप प्रेशर कम करते जा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आप यहाँ हो फिर यहाँ प्रेशर डिक्रीज करते जा रहे हो, तो दोनों गैसेस जो है 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, यानी एट लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। क्लियर है सबको? आपका क्वेश्चन यहाँ हो सकता था मैम यहाँ पर भी तो वैल्यू 1 आएगी, बट यहाँ पर क्या है कि दूर जा रहा है, इस वैल्यू से दूर जा रहा है, डेविएट हो रहा है यहाँ से, बट जब आप प्रेशर लो करते जा रहे हो तो टूवर्ड्स 1 की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए हम ये पॉइंट्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ Vp² इक्वल्स टू कांस्टेंट। Gas is initially at temperature T and volume V. What will be the temperature of the gas when it expands to a volume 2V? देखिए ये बोल रहे कि एक्सपेरिमेंट में एक बात और समझ में आई कि आइडियल गैस ना एक लॉ और फॉलो करती है, दैट इज इक्वल टू Vp² इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला, अगर गैस इनिशियली टेम्परेचर T पे है एंड वॉल्यूम V पे है, जब टेम्परेचर T है तो वॉल्यूम V है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन इट एक्सपेंड्स टू अ वॉल्यूम 2V। तो सेकंड केस पूछा है कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है T1, ये हो गया आपके पास V1, टेम्परेचर T2 क्या होगा जब V2 आपके पास क्या हो गया 2V, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप्स है, बट जो इन्होंने गिवन रिलेशन दिया है वो V और P में दिया है, वॉल्यूम और प्रेशर में, तो इसको हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर लेके आएंगे बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग लॉज। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे देखिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, सो प्रेशर मुझे हटाना है, प्रेशर क्या हो जाएगा एनआरटी बाय में वी, इसको हम पुट कर देंगे जो गिवन लॉ इन्होंने दिया है इसके अंदर, सो Vp² इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, Vp इंटू में P दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी PV अगर आप पुट करें PV की वैल्यू क्या हो जाएगी nRT और प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी nRT बाय में V, nRT बाय में V दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ मोल्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, सेम है, रिडबर्ग कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, सो ये nr जो है इस कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा, सब एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, सो आपके पास टेम्परेचर बाय वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब हमारी जो कंडीशंस है उसके ऊपर हम सॉल्व कर सकते हैं, T1 बाय में V1 इज इक्वल टू T2 बाय में V2, तो T1 आपके पास T है, V1 आपके पास V है, टेम्परेचर T2 निकालना है, V2 आपके पास 2V है, V से V कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो T2 किसके बराबर हो गया, √2T। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है सबको, सही है भाई? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। ये बताइए, आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू रो RT बाय में M। तो यहाँ पर रो और M क्या है? सो देखो इक्वेशन हमको पता है PV इज इक्वल टू nRT होती है। P प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज रिडबर्ग कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास इनटू RT PV। ये वॉल्यूम को मैं यहां ले जाऊंगी, प्रेशर इक्वल्स टू M कैपिटल M, यहाँ V आ जाएगा RT। सो M बाय V क्या हो जाएगा, ये क्या है, गिवन मास ऑफ गैस बाय में वॉल्यूम ऑफ गैसेस, डेंसिटी ऑफ गैस। सो P इज इक्वल टू डेंसिटी RT बाय में मोलर मास। ठीक है, अब बता दो रो क्या है, डेंसिटी, मास डेंसिटी है, और कैपिटल M क्या है, मोलर मास है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी। ठीक है, सो ये फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे कई बार ऐसे सीधा ही इस फॉर्म को यूज करके कोई क्वेश्चन आ गया, अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन H2 एट प्रेशर 249 किलो पास्कल, यानी कि 249 इंटू 10⁻³ पास्कल, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 273 प्लस 27 केल्विन में 300 केल्विन। ठीक है, और रिडबर्ग कांस्टेंट जो है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको दे रखा है। सो अब देखिए कैसे करेंगे। सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर दिस एंड टेम्परेचर दिस, डेंसिटी निकालना है। तो अभी हमने डेंसिटी का फॉर्मूला देखा, क्या आया था आपके पास, रो बाय में M RT। सो रो क्या हो जाएगा, प्रेशर मोलर मास ऑफ गैस RT। सो प्रेशर ऑफ गैस है 249 किलो पास्कल, यानी 249 इंटू 10⁻³। मोलर मास कितना हो जाएगा आपके पास, 2 ग्राम। H2 का कितना होता है मोलर मास, 1 मोल का मास इज मोलर मास, कितना हो गया 2 ग्राम। केजी में करना पड़ेगा, 2 इंटू में 10⁻³ आर की वैल्यू आपको दे रखी है 8.314 इंटू में टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन। आप इसको सॉल्व करेंगे, एक ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। सिंपली आपको दिखाया है कि ऐसे ये फॉर्मूला भी बन सकता है डेंसिटी का। नेक्स्ट पे चलते, रियल गैस इक्वेशन कैसी होती है। तो देखिए इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, बट पता होना चाहिए आपको, प्रेशर प्लस में AN²/V² इंटू में V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे P इज प्रेशर ऑफ गैस, V इज वॉल्यूम, जो A और B होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली फाउंड होते हैं। N²/V² इज व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ गैस, R इज रिडबर्ग कांस्टेंट, और T इज टेम्परेचर। अब रियल गैस में प्रॉब्लम क्या है, रियल गैस की मॉलिक्यूल्स का साइज आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन कंपैरिजन टू, मान लीजिए आपने क्या किया, इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स, 1000 मॉलिक्यूल्स को मैं एक जगह पर सारों को ले आई, तो वॉल्यूम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स और जो वॉल्यूम ऑफ गैस था, तो उसके कंपैरिजन में आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। दे ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे आइडियल गैस में तो आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेकंड क्या है, अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, इसलिए रियल गैस ऑबे नहीं करती गैस लॉ को, करेक्शंस करनी पड़ती हैं। वो करेक्शन टर्म्स हैं, ये प्रेशर में ये करेक्शन है, वॉल्यूम में ये करेक्शन है, फिर आपके पास ये रियल गैस की इक्वेशन निकल के आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी आपकी सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया है। अजम्पशंस क्या है काइनेटिक थ्योरी के, वैसे तो बहुत सारे अजम्पशंस हैं, बट जो जनरल इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला अजम्पशन क्या है, जो गैस है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, टाइनी, आइडेंटिकल, स्फेरिकल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, स्टेबल इलास्टिक पार्टिकल्स, जिनको आप मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आइडेंटिकल मतलब सारे के सारे एक जैसे हैं। मान लीजिए मैंने इसमें ऑक्सीजन गैस ली है, सो ऑक्सीजन के जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे दे विल बी सिमिलर, दे विल बी आइडेंटिकल। ठीक है, छोटे, सबका सेम मास, सबका सेम साइज, सबका सेम शेप, स्फेरिकल होंगे, स्फेरिकल हम कंसिडर करते हैं, और स्टेबल इलास्टिक पार्टिकल्स होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरी गैस लेंगे, आपने मान लीजिए नाइट्रोजन ले ली, तो नाइट्रोजन में कुछ शेप साइज मास में चेंज हो जाएगा, बट सारे आपस में सेम कंडीशन है, टाइनी रहेंगे, आइडेंटिकल, स्फेरिकल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, स्टेबल इलास्टिक पार्टिकल्स है। ठीक है, सेकंड देखिए, ये तो हम डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं पीछे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सारे मॉलिक्यूल्स को एक कोने में ले आओ, ठीक है,
यहाँ पर जो इनका वॉल्यूम बनेगा दैट इज वेरी 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 स्मॉल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस का वॉल्यूम क्या है, पूरा डब्बे का वॉल्यूम है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इतना सा बनता है, आप इनको पॉइंट साइज डायमेंशन लेस समझते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ आइडियल गैस। सो यहाँ पर ये बहुत छोटा होता है, ये हम मानते हैं। थर्ड आपके पास क्या है, अब देखो इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स है इस रूम के अंदर, सपोज दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूअसली, रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, और उनका जो स्पीड है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। जो स्पीड रहेगी पार्टिकल्स की वो कहां से कहां है, 0 टू इंफिनिटी इन डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस। सो हमने ग्राफ प्लॉट किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर स्पीड में अलग अलग टेम्परेचर्स पे। सो यहां से देखिए ये इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी आती है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी आती है। सो ये जो पॉइंट होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है वो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, वहां हम इसको डिस्कस करेंगे। अब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे मान लो ये स्पीड जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, बट इन कंपैरिजन टू T1 टेम्परेचर ये जो वैल्यू है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये कम हो जाती है, पीक जो है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो अभी जो इस पोस्टुलेट में आपको समझ में आना चाहिए वो ये है कि कॉन्टिन्यूअसली रैंडमली डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और उनकी जो स्पीड है वो 0 टू इंफिनिटी इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक मॉलिक्यूल एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, मतलब फ्री है, वो फ्रीडम उसको फुल है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स, ऐसा माना जाता है। दस गैस मॉलिक्यूल हैव नो पोटेंशियल एनर्जी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन आप कंसिडर नहीं करते ना मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फिगरेशन की वजह से आता है वो नहीं लेते हम लोग, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बच गई यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी नेग्लेक्टेड है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी से क्या होता है, ग्रेविटी से पोजीशन जो है, मान लो सपोज एक मेरे पास ये डब्बा है, इसके अंदर गैस है, ये मैंने यहाँ रखी है गैस, यहाँ रखी है, यहाँ रखी है, तो ग्रेविटी की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh जो आप देखते हैं, तो वो भी नेग्लेक्टेड है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नेग्लेक्टेड है, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्टेड है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। एंड काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर ऑफ गैस पे प्रोपोर्शनल है। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये मैं थोड़ी देर में आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस किस वजह से होता है, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर कोलिजन जो है वो इलास्टिक कंसिडर होते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी हम मानते ही नहीं, ठीक है। तो प्रेशर जो बनेगा गैस का वो ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन है, मॉलिक्यूल्स बार बार वॉल पे जाके टकराते हैं तो प्रेशर बनेगा, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया जो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जो मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, ये पहले इसको टकराया नंबर 1 कोलिजन, फिर ये इसको टकराया नंबर 2 कोलिजन, सो फिर ये इसको टकराया नंबर 3 कोलिजन। सो एक पार्टिकल जैसे टकराते हुए चल रहा है ना, तो कोलिजन्स के जैसे पहला कोलिजन, फिर दूसरा कोलिजन, तीसरा, इन कोलिजन्स के बीच में वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। ऐसे नहीं है कि मान लो एक कोलिजन हुआ और दूसरा कोलिजन हुआ, उनके बीच में से घूमता फिरता हुआ नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है। उसके बाद कोलिजन्स जो है आपके इंस्टेंटेनियस होते हैं, तुरंत होते रहते हैं, ठीक है, बहुत बहुत टाइम नहीं लगता, कॉन्टिन्यूअसली ऐसे बॉम्बार्डमेंट, ऐसे ऐसे जिगजैग मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की चल रही होती है। सो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो, ABCD कौन सा करेक्ट होगा, बताओ। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, बताओ बताओ। 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 केल्विन होता है। आपके पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, 0 केल्विन, ठीक है। प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर अटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब अभी तक तो पॉसिबल हुआ नहीं है। और अगर आपका हो जाता है, मान लीजिए कि 0 केल्विन आप ले गए, तो 0 केल्विन के ऊपर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है। तो आप देखो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कॉन्स्टेंटली मॉलिक्यूल्स का जो है मोशन होता रहता है,
ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन विल स्टॉप। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म रूट मीन स्पीड क्या होती है? रूट मीन स्पीड होता है, मान लीजिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड है, अलग अलग डायरेक्शन में है, इसकी v1 v2 v3 v4, तो रूट मीन स्पीड का ये फॉर्मूला रहता है, सभी स्पीड्स का स्क्वायर कीजिए और उनको ऐड करके डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये आपके पास VRMS निकल जाता है, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर बाय में n। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस में क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात अजम्पशन में भी हुई थी कि इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या है, सपोज एक मॉलिक्यूल आया इधर, यहाँ पर दीवार थी, दीवार के पास दीवार से टकराया, वो रीबाउंड हो जाता है सेम स्पीड के साथ, इधर गया तो वापस उसी डायरेक्शन में पलट जाएगा विद सेम स्पीड, एनर्जी लॉस नहीं है। सो यही कॉन्सेप्ट को हम यूज करके प्रेशर ऑफ गैस का एक फॉर्मूला निकालेंगे, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू 1/3 mn URMS का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अभी देखेंगे कि कैसे आया। तो हम क्या करते हैं, एक क्यूब मान लेते हैं जिसकी की लेंथ जो है वो है L, सारी जो लेंथ है वो L है, एक क्यूब कंसिडर किया है, इसके अंदर कोई गैस है, उसका एक पार्टिकल कंसिडर किया मैंने, ये वाला पार्टिकल मैंने कंसिडर कर लिया। अब देखिए, पार्टिकल की जो स्पीड थी वो u1 थी, तो मैंने उसके कंपोनेंट्स कर लिए, x डायरेक्शन में ux1, y डायरेक्शन में uy1 और z डायरेक्शन में uz1। अब मैं स्टडी कर रही हूँ सिर्फ x डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की, तो ये जाएगा इस दीवार को टकराएगा, इसके ऊपर हम प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, ये जाएगा इस पे टकराएगा और फिर वापस इधर जाएगा, फिर आके टकराएगा। ठीक है, पहला कोलिजन हुआ, फिर घूम के फिर आया दूसरे कोलिजन के लिए, अब इलास्टिक कोलिजन है। सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, इसका मास जो भी इस पार्टिकल का है इनटू में ux1, अब वो रिबाउंड करेगा तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा फाइनली, माइनस MUX1। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा P का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें, सो P फाइनल माइनस में P इनिशियल, P फाइनल कितना आपके पास माइनस MUX1, P इनिशियल MUX1, तो माइनस 2 MUX1 आएगा, बट मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, सो मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आ जाएगा 2 MUX1। तो एक पार्टिकल जब इस पे टकराता है तो ये चेंज इन मोमेंटम है, ये ध्यान रखो, 2 MUX1 चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन। अब निकालना है टाइम कितना लगता है हर एक कोलिजन में, जैसे मान लो सपोज यहां पर पार्टिकल है, ठीक है, ये इसको टकराया, फिर ये टकरा के वापस जाएगा, इधर टकराएगा, फिर ये रिबाउंड हो जाएगा, फिर इधर आएगा, नेक्स्ट कोलिजन तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना हो गया 2L, ये गया ये वापस आया, अगले कोलिजन तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 2L, कितनी स्पीड से कर रहा है ux1, सो टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन कितना आ जाएगा 2L बाय में ux1। फोर्स एक्सर्टेड क्या है ऑन द वॉल बाय वन मॉलिक्यूल ड्यू टू वन कोलिजन, कितना फोर्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से निकलेगा, डेल्टा P बाय डेल्टा T, डेल्टा P आप निकाल चुके, 2 MUX1 आया था, डेल्टा P हो गया, डेल्टा T भी आपने निकाल लिया। सो ये है एक मॉलिक्यूल की वजह से एक कोलिजन में जो फोर्स आता है इस वॉल के ऊपर। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या है कि मेरे को ना ux1, uy1, uz1 में आंसर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उनकी जो एक्चुअल स्पीड्स है u1, u2, u3, u4, सो उसमें कन्वर्ट करना चाहती हूँ मैं। तो वो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो इधर आपके पास है ux1, इधर आपके पास थी uy1, इधर आपके पास थी uz1। ठीक है, तो इनका अगर मैं रिजल्टेंट निकालू ना तीनों कंपोनेंट्स का, तो वो क्या आएगा ux1 स्क्वायर प्लस uy1 स्क्वायर प्लस uz1 स्क्वायर, किसके बराबर होएगा, जो उसकी एक्चुअल स्पीड है u1 का स्क्वायर। ठीक है, अब पार्टिकल के तीनों दिशाओं में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम है, प्रोबेबिलिटी इधर भी जा सकता था वो ux1 से, इधर भी जा सकता था इधर ux1 से, इधर भी जा सकता था ux1 से, सो स्पीड मैंने सेम कंसिडर कर ली, ux1, uy1, uz1 बराबर है, तो यहां से u1 स्क्वायर किसके बराबर हो गया 3ux1 स्क्वायर के, तो ux1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 1/3 u1 स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल इन वन कोलिजन आ गया उसकी स्पीड की फॉर्म में। ऐसे उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सो यहाँ से 1/3 m/l u1 स्क्वायर प्लस 1/3 m/l u2 स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, सबको आपने ऐड कर दिया। यहाँ से जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया, 1/3 इंटू m/l कॉमन आ गया, आपने n से डिवाइड किया, n से मल्टीप्लाई किया, सो ये जो पूरा टर्म है ये क्या बन रहा है, रूट मीन स्पीड का स्क्वायर। URMS क्या था, VRMS क्या निकाला था, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर बाय में n, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो URMS का स्क्वायर,
ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? बताइए बेटा। दिया? नो मैम, नो डाउट। ओके, तो यहां से देखिए प्रेशर निकालना, अभी तो फोर्स निकाला ड्यू टू एन मॉलिक्यूल्स ऑन दिस वॉल, अब मुझे निकालना प्रेशर कितना है। प्रेशर क्या आपके पास, फोर्स बाय में एरिया। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अप्लाइड बाय में एरिया। फोर्स जो है आप निकाल चुके हो, डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ दिस वॉल क्या है, लेंथ इंटू लेंथ, क्यूब लिया था आपने, सो एल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/3 mn URMS स्क्वायर बाय में v। तो प्रेशर को मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज इक्वल टू 1/3 mn URMS स्क्वायर। सो ये प्रूव हो गया। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, काइनेटिक गैस इक्वेशन। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, कि कैसे प्रेशर है, कैसे वो रिलेटेड है रूट मीन स्पीड से, वॉल्यूम से। ये जो स्मॉल m है, दिस इज मास ऑफ मॉलिक्यूल, n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn URMS स्क्वायर, ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यू। अब बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, जैसे अगर मान लीजिए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालनी है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, हाफ m U1 स्क्वायर प्लस हाफ m U2 स्क्वायर एंड सो ऑन। हाफ m बाहर कॉमन आ गया, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर अप टू UN स्क्वायर। तो n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दिया। मैं इसको रूट मीन स्पीड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, सो ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी, URMS का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई सेकंड, ये इक्वेशन आई थी प्रेशर वाली फर्स्ट। दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV। ये अगर आपको याद है ना, तो आप बहुत सारे फॉर्मूले वैसे ही डिराइव कर लोगे, लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3/2 PV। ठीक है, अब देखिए आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर 1 मोल लूं तो पीवी किसके बराबर हो गया, आरटी के बराबर हो गया। सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इक्वल्स टू 3/2 आरटी आ गया। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की निकालना चाहे तो 1 मोल की कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 3/2 आरटी। एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी, डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास ये R/NA जो होता है, दिस इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, जिसकी वैल्यू जो है वो लिखी है मैंने यहाँ पर 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 3/2 KBT 1 मॉलिक्यूल के लिए। तो एक अगर याद कर लोगे ना, स्टार में मेंशन करी है, तो आप 1 मोल के लिए भी लिख सकते हो, 1 मॉलिक्यूल के लिए भी लिख सकते हो, n मोल्स के लिए भी लिख सकते हो। तो ये याद होनी चाहिए आपको। देखिए अब डेंसिटी की फॉर्म में मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे प्रेशर को डेंसिटी की फॉर्म में लेके आना है, सो 1/3 mn URMS स्क्वायर हमने फॉर्मूला निकाला था। सो m था मास ऑफ मॉलिक्यूल, n था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल मास ऑफ गैस, जिसको हमने कैपिटल M लिख दिया। टोटल मास ऑफ गैस कैपिटल M, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है V। दोनों को अगर हम इकट्ठा ले तो m/v क्या हो जाएगा, डेंसिटी। मास ऑफ गैस बाय में वॉल्यूम ऑफ गैस इज व्हाट, डेंसिटी। सो प्रेशर हो गया 1/3 रो URMS स्क्वायर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को भी मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकती हूँ। यहां पर भी आपके पास क्या आ रहा था, 1/2 mn URMS स्क्वायर, ये हो गया मास ऑफ द गैस इनटू में URMS स्क्वायर। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए तो मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पर एक डेंसिटी आ जाएगा, मास बाय में वॉल्यूम, और एक वॉल्यूम बच गया। काइनेटिक एनर्जी बाय में वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 रो URMS स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी भी बोल देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 रो URMS स्क्वायर। तो एक आपने ये फॉर्मूला निकाला था प्रेशर का डेंसिटी की फॉर्म में, एक आपने ये निकाला डेंसिटी की फॉर्म में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2/3 ऑफ E। ठीक है, ये एक आपका नया फॉर्मूला बन गया। तो इसमें ना आपको मेजर 1-2 चीजें याद हो ना, आप सारों को बना सकते हैं खुद, जो भी क्वेश्चन में गिवन है डेटा उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, इसका सोल्यूशन भी मैंने ऐड किया है, इससे प्लीज गो थ्रू हो जाइएगा। कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब थोड़े आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आए। जैसे 2019 में क्या क्वेश्चन आया है, 1 मोल है आइडियल गैस का, पासिस थ्रू अ प्रोसेस वेयर प्रेशर एंड वॉल्यूम ओबे द रिलेशनशिप। प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर ये रिलेशनशिप है। ठीक है, आइडियल गैस और 1 मोल है। Here P0 and V0 are constants. Calculate the change in the temperature of the gas if its volume changes from V0 to 2V0. चेंज इन टेम्परेचर बताना है, कितना टेम्परेचर में चेंज होगा। सपोज इनिशियली T1 था, फिर बाद में T2 हो गया, तो आपको T2 माइनस में T1 निकालना है।
जब वॉल्यूम पहले वी नॉट था और बाद में वॉल्यूम 2 वी नॉट हो गया, इस रिलेशनशिप को यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है। बताओ कौन सा करेक्ट होगा। 2 मिनट है आप लोगों के पास, ट्राई करो एक बार। तनिषा समझ में आ रहा बेटा? Yes, ma'am. क्या करना पड़ेगा? हमें जो फॉर्मूला पता है वो क्या है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, सो दो कंडीशंस हैं, एक मान लो नंबर 1, एक नंबर 2। सो प्रेशर 1, वॉल्यूम 1, मोल्स 1, आर कांस्टेंट होता है T1। सेकंड हो गया P2 V2 N2 R T2। बट नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं है, 1 मोल ऑफ गैस है, सो ये पूरा गायब। ठीक है, मुझे चाहिए T2 माइनस T1। सो आर कॉमन आ गया, T2 माइनस में T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 माइनस में P1 V1। ठीक है, सो यहां से P2 निकालना है। P2 कैसे निकालेंगे? इस रिलेशनशिप से निकालेंगे। P2 मतलब जब वॉल्यूम 2 V नॉट है। ठीक है, P1 मतलब जब वॉल्यूम V नॉट है। सो सबसे पहले यहां पर साइड में निकाल के देख लेते हैं। P1, P1 के केस में वॉल्यूम कितना है? V नॉट। सो दिस इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस में 1/2। आप V की जगह V नॉट पुट करेंगे, सो प्रेशर निकल के आ जाएगा P नॉट बाय में 2। सिमिलरली आप P2 निकालेंगे। P2 के टाइम पे वॉल्यूम कितना है? 2 V नॉट। यहाँ पर आप 2 V नॉट पुट करो, ये आएगा आपके पास 1 माइनस में 1/8, तो 7/8। P2 कितना आएगा? 7 P नॉट बाय में 8, तो यहाँ पर पुट कर दो। P2 आपके पास है 7 P नॉट बाय 8। V2 आपके पास कितना है? 2 V नॉट। ठीक है, माइनस में P1 आपके पास कितना है? P नॉट बाय 2, और V1 कितना है? V नॉट। आप इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा। 1/R आएगा एक तो, 2 1 जा 2 4 जा, एलसीएम कितना हो जाएगा? V नॉट भी बाहर कॉमन आ गया, P नॉट बाहर कॉमन आ गया, ये आएगा 7/4 माइनस 1/2, तो 4 एलसीएम आ गया, 7 माइनस में 2 यानी 5/4। कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन डी। समझ में आया किस तरह के सवाल आ रहे हैं? तनिषा, गौरव, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? An ideal gas occupies a volume of 2 meter cube at a pressure of 3 into 10 to the power 6. The energy of the gas is, फॉर्मूला ही बता दो कैसे करेंगे, बाकी तो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। अभी लास्ट में हमने एक फॉर्मूला निकाला था ना, एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर आई थी? 3/2 इंटू प्रेशर, यही आया था ना। सो 3/2, प्रेशर कितना दे रखा है आपको? 3 इंटू में 10 to the power 6। एनर्जी ऑफ द गैस निकालना है। एनर्जी, एनर्जी वो एनर्जी डेंसिटी था जो रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ ना। एनर्जी हमारे पास निकला था, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई थी? 3/2 PV, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी गिवन है ना। तो 3/2 प्रेशर आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन, आप पुट कर देंगे, एनर्जी ऑफ गैस आ जाएगी 9 इंटू में 10 to the power 6। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। देखिए 2021 यानी कि लेटेस्ट जो क्वेश्चन है अभी
वॉल्यूम वी ऑफ एन एनक्लोजर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस। एक एनक्लोजर है जिसके अंदर 3 गैसेस है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। कंसिडर R एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज। मिक्सचर ऑफ गैसेस का क्या प्रेशर बनेगा वो आपको निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर का आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, यानी कि हर गैस अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो टोटल प्रेशर जो बनेगा वो सभी गैसेस की वजह से बनेगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड गैस प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड गैस इनटू में आरटी। सब प्रेशर होता किस वजह से होता है, प्रेशर किस वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स की वजह, मॉलिक्यूल के बॉम्बार्डमेंट की वजह से होता है ना। तो हर एक गैस के अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं वो निकाल लो, टोटल प्रेशर वगैरह आ जाएगा आपके पास। सो नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट गैस के कितने होंगे, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 गिवन मास बाय में मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है 32, प्लस में 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मोलर मास भी 28 ही होता है, प्लस में 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास कितना होता है, मोलर मास आपके पास 44 ही रहेगा, इसमें भी CO2 होता है ना, सी का 12 होता है और ये हो जाएगा 32, 12 प्लस 32 कितना हो गया 44 इंटू आर इंटू टी, ठीक है। यहां से आप सॉल्व करेंगे, पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, जैसे ये 1/2, ये 1 1 1, सो 1/2 प्लस 2, 5 में 2 आर टी। तो प्रेशर निकालना है, प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा 5/2 आर टी बाय में वी। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है बेटा सबको, पार्शियल प्रेशर का समझ में आया ना कि टोटल प्रेशर जो बनेगा वो सबकी वजह से बनेगा, ठीक है। तो वो सभी के नंबर ऑफ मोल्स आपने ऐड कर लिए नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ये देखिए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंटेन्ड इन ए क्यूबिकल वॉल्यूम V। इसमें 1 मोल ऑफ गैस है, ठीक है। ABCDEFGH ये क्यूब बताया है और टेम्परेचर है 300 केल्विन। वन फेस ऑफ द क्यूब EFGH जो बॉटम वाला फेस है इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल व्हिच टोटली एब्जॉर्ब्स एनी गैस मॉलिक्यूल इंसिडेंट ऑन इट। नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला जो फेस है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा एट एनी गिवन टाइम। सो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, सोचो जरा। अभी मैंने आपको प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, तो चेंज इन मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल अगर यहां पर आता है, एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ आ रहा है, इस पे टकराएगा वापस आएगा, चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा था, ट्वाइस ऑफ मास, ये आ रहा था ना 2m। सपोज इस डायरेक्शन में जो आपके पास स्पीड है वो है u ले लेते हैं 2m u, ये आता चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो चेंज इन मोमेंटम कितना है 2mu। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब पार्टिकल रिबाउंड होगा, मतलब यहाँ से टक्कर लगा के नीचे आएगा, सो इनिशियली उसका मोमेंटम कितना होगा mu, बट अब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम देखेंगे तो आपके पास कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम इस केस में आएगा आपके पास mu ओनली, सिर्फ mu, आधा हो गया मोमेंटम। और फोर्स आपने देखा था चेंज इन मोमेंटम बाय में चेंज इन टाइम, मोमेंटम अगर आधा हो गया है तो फोर्स भी आधा हो जाएगा, ठीक है। फोर्स अगर आधा हो गया तो प्रेशर क्या था, फोर्स बाय में एरिया, फोर्स अगर आधा हो गया तो प्रेशर भी आधा हो जाएगा, यानी प्रेशर ऑन EFGH वुड बी हाफ दैट ऑन ABCD। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ये वाला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आप ट्राई कीजिए एक बार, 2 मिनट लीजिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन जरूर ट्राई करेंगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे।
क्या बोला है, वेसल में दो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, नियॉन एंड ऑक्सीजन, उनके रेशो जो है प्रेशर, मतलब एक ही वेसल है उसमें पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, मतलब एक गैस की वजह से कुछ प्रेशर होगा, दूसरे गैस की वजह से कुछ प्रेशर होगा। सो आपके पास क्या आ रहा है, P1 बाय में P2 दैट इज इक्वल टू 3/2। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अब प्रेशर आपको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT। अब सेम वेसल के अंदर है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा दोनों में, प्रेशर V1 ले लो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स N1 ले लीजिए, और R टेम्परेचर भी सेम है तो इसको हम छेड़ देंगे। फिर P2 वॉल्यूम सेम, सेम वेसल के अंदर है, सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर कंडीशन है, N2RT, तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो P1 बाय P2 किसके बराबर हो गया, N1 बाय में N2। प्रेशर का रेशियो दे रखा है 3/2, ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय में एवोगैड्रो नंबर। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N1 बाय में एवोगैड्रो नंबर, और नीचे आप लिखेंगे N2 बाय में एवोगैड्रो नंबर, या Na ऊपर चला जाएगा, Na से Na कैंसिल। सो जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है वही आपके पास मॉलिक्यूल्स का रेशियो आएगा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 3/2। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन पेंडिंग है, एक या दो क्वेश्चन और हैं, प्लस आपके मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ मैंने यहाँ ऐड भी करे फॉर योर क्विक रिवीजन। ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क के, फटाफट फॉर्मूला लगेगा इनके अंदर, ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, अब किसी को डाउट है तो बताइए, बताइए बेटा, एनी डाउट्स।